Hello everyone. Today we are going to discuss our first poem, Dust of Snow. So, Dust of Snow, first of all, let me tell you, it is composed by Robert Frost. Robert Frost was a great poet of America. और उसकी जो पोएम्स होती हैं ऑलवेज दे हैव द हिडन मीनिंग बिहाइंड इट. सेटिंग में बड़ी सिंपल लगती हैं, चाहे वो द रोड नॉट टेकन रही है, चाहे मेंडिंग वॉल है, चाहे फायर एंड आइज है, एंड सो मैनी अदर पोएम्स. तो बड़ा सरफेस लेवल बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन एक बड़ी डीप मैसेज कन्वे करती हैं. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नॉन एज द पोएट ऑफ नेचर एंड मैन. तो नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है उसने. चलो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहना चाहता है पोएट एक्चुअल में. तो डस्ट ऑफ स्नो का जो थीम है वो ये है कि अगर somebody इज़ ओवरवेल्म्ड विद एनी ग्रीफ, विद एनी सॉरफुल इंसिडेंट, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंज चाहिए, कुछ ना कुछ एक सोर्स चाहिए जिससे कि हम अपना माइंड चेंज कर पाएँ, या फिर एक लिटिल अकरेंस ऑफ द नेचर. तो जो नेचर की कोई भी हल्की सी भी एक्टिविटी है या हल्का सा कोई ज़रिया है हमें अपना मूड चेंज करने का, वो हमारा पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है. अब इस पोएम में क्या है, द पोएट इज़ इन सैड मूड. और इसमें तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले तो जो एक तो है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है जिसके ऊपर पॉइजनस फ्लावर आते हैं, तो ये भी हार्डशिप को शो करता है. दूसरा है डस्ट ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, जो स्नो है, जो विंटर टाइम है, वो हार्डशिप को हमेशा रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि अगर हम पोएम्स की बात करें, स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में हम स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और समर को रिप्रेजेंट करता है यूथ. इसी तरीके से जो हार्ड टाइम है, बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो विंटर शो करता है. तीसरा है क्रो. तो क्रो इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ अ गुड थिंग. ये भी एक आने वाले किस अपशकुन का सिंबल होता है, क्रो जो होता है. तो इन तीन चीज़ों को मिला के उसने पूरी पोएम को लिखा है कि एक लिटिल अकरेंस ऑफ नेचर, नेचर में कोई अच्छी सी एक बार चीज़ होए, कोई अकरेंस होए, तो हमारा पूरे के पूरे मूड को चेंज कर देता है. तो जो पोएट है वो बड़े सैड मूड में है, उदास है, और ये सब चीज़ें हमको शो करती हैं किस चीज़ से, कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे है. लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया. चलो हम डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है कि जो ट्री था, हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर विंटर का टाइम है, और विंटर के टाइम में क्या है, द ब्रांचेस आर लेडन विद स्नो. बड़े सारे बर्फ़ से ढकी हुई हैं, कवर्ड हैं वो उससे. तो जैसे ही जो क्रो था उसके ऊपर बैठा हुआ था, और वो जैसे उसने उड़ने की कोशिश की या जैसे वो हिला, तो हिलने से क्या हुआ, जो डस्ट ऑफ स्नो थे, जो स्नो के पार्टिकल्स थे, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. इट मीन्स द पोएट वॉज वेरी सैड, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, बट एज सुन एज ही वॉज सिटिंग या स्टैंडिंग अंडर द ट्री, या ही वॉज पासिंग बाय, या वो जा रहा था वहाँ से, तो क्रो ने ब्रांच हिलाई उस ट्री की, और उससे जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो उसके ऊपर गिर गए. क्या हुआ फिर उसकी वजह से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू. तो क्या हुआ, इस वजह से उसको एक चेंज मिला. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग उसका जो मूड था वो चेंज हो गया. उसके दिल में जो चीज़ चल रही थी, जिस चीज़ से वो परेशान था, उसको चेंज होके, तो हिज मूड वॉज अपलिफ्टेड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट. और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड यू. और जो कुछ पार्ट उसने बचा लिया, उसका जो पार्ट एक्चुअल में वो र्यूड का मतलब स्पॉइल कर चुका था, यानी कि अब उसका पूरा का पूरा दिन जो था वो ख़राब हो जाना था. लेकिन क्या हुआ, इस वजह से अब उसका पूरा का पूरा जो दिन था, कुछ तो दिन उसका ख़राब हो चुका ऑलरेडी. र्यूड का मतलब ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है, लेकिन जो बचा हुआ दिन है वो अब उसका ठीक से गुजरेगा, ये कहने का मतलब है. चलो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ इसके सेंट्रल आइडिया की, सेंट्रल आइडिया का मतलब ये है
कि नेचर का कोई भी एकरेंस है, प्रकृति जो होती है, जो नेचर होती है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो जब भी कोई, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो नेचर हैं, एक तरीके से हेमलॉक ट्री है या क्रो है, और या फिर आपका क्रो हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, और जो विंटर को शो करते हैं जो डस्ट ऑफ स्नो है, तो तीनों की तीनों दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द नेचर। तो इनकी वजह से उसका पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज हो चुका है। तो नेचर जो होती है वो हमेशा हमारे एक सूदिंग इफेक्ट लेके आती है, अच्छा इफेक्ट लेके आती है, तो हमारे माइंड को चेंज कर देती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कुछ ना कुछ किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, अगर हम दुखी हैं, कुछ भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हैं उस चीज़ से, तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहाना चाहिए, हल्का सा चाहिए एक्सक्यूज़। अगर ये इंसिडेंट ना होता, कई बार आपने देखा होगा कि भाई कोई बच्चा परेशान होता है, कोई इंसान परेशान होता है कि यार अरे माइंड को चेंज करो यार, डिवाइड करो माइंड, डिस्ट्रैक्ट माइंड है, कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा डीप में मत जाओ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हल्का सा अकरेंस, हल्का सा कोई चीज़ नेचर में अगर होती है तो वो पूरा का पूरा एक सूदिंग इफेक्ट लेके आता है एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो ये हमारा चैप्टर हुआ। थीम की हम बात करें, वो डिस्कस हमने कर लिया, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि नेचर सूदिंग इफेक्ट रखती है। सूदिंग इफेक्ट का मतलब जो अच्छा इफेक्ट करता है ह्यूमन हार्ट के ऊपर।